अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूंगा। जिन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं या फिर वीज़ा नहीं लग पा रहे होते या एक आधा कंट्री का ऐसा वीज़ा लगवा लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हमें शेंजन ने तो वीज़ा देना ही देना है। देखें, बहुत सारे लोगों ने तुर्की को इस टाइम ऐसा कंट्री एक बनाया हुआ है, शेंजन से भी आगे निकाला हुआ है कि जी शेंजन से भी हाई वीज़ा तुर्की का। देखें दोस्तों, हर दूसरे पाकिस्तानी पे एक किस्म का भी फ़र्ज हुआ पड़ा है तुर्की का वीज़ा। अगर आप मेजोरिटी पाकिस्तानियों के पास देखेंगे, हर दूसरे तीसरे बंदे के पास तुर्की का वीज़ा लगा हुआ। तुर्की का वीज़ा लेके ये लोग समझते होते हैं कि हमें इजीली आगे शेंजन कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों की जिनकी शेंजन रिफ्यूज़ होते हैं, मुझे बुला के कहते हैं कि जी देखें जी, हमारा तो तुर्की का वीज़ा लगा भी हुआ था, शेंजन ने फिर रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे एक चीज़ ये साइकी समझ नहीं आई कि तुर्की का वीज़ा लगवा के आप कैसे शेंजन वीज़ा ले लोगे। पता नहीं किसने ये कहा हुआ कि तुर्की का वीज़ा ले लें उसके बाद शेंजन वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ तुर्की का फर्स्ट वीज़ा लें आप और नेक्स्ट आपको शेंजन वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अच्छा, और उसके अलावा कुछ लोगों ने जी कुछ रशियन स्टेट्स के मुकाबले में तुर्की को खड़ा किया हुआ कि जी तुर्की का वीज़ा उनसे ज़्यादा हैवी है, यानी कि उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है। लाइक रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इनसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं वो तुर्की को। मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि किस कंट्री का वीज़ा लेना थोड़ा सा आसान है या मुश्किल है, तो वहाँ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि तुर्की की क्या वैल्यू है। तुर्की के अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। तुर्की का कोई इतना इशू नहीं रहता। और तुर्की को बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा हुआ है कि आगे वो शेंजन में आ जाएगा। मैं एक बात करता हूं, अगले 100 साल तक भी तुर्की शेंजन में नहीं आएगा। तुर्की का शेंजन अभी ना तो वो यूरोप में है, वो एशिया में है तुर्की, ना ही वो यूरोप में, ना ही वो ईयू का पार्ट है। और शेंजन की बातें कर रहे होते हैं कुछ लोग कि शेंजन में चला जाएगा। देखें दोस्तों, अगर तुर्की का वीज़ा आपने कंपेयर करना बेलारूस के साथ या यूक्रेन के साथ, तो आप 50-50% रहते हो। तुर्की के आपको चांस होते हैं कि तुर्की का वीज़ा दे दिया, यूक्रेन का आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते हो, या फिर उसकी बेलारूस या फिर उसकी कंफर्मेशन नहीं मिल सकती कि आपको 100% ही वीज़ा मिलेगा। देखिए, तुर्की के जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स हैं, तुर्की इजीली आपको वीज़ा देता है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक हो, उसके बाद आपका बैंक सैलरी आपकी ठीक हो, वीज़ा स्टेटस अगर आपका एवरेज भी हो चलेगा, तुर्की वीज़ा दे देगा। अभी की सिचुएशन में अगर तुर्की की बात करूं तो तुर्की वीज़ा दे रहा है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तुर्की का वीज़ा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। मेन चीज़ आती है कि अगर अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है, तुर्की की डॉक्यूमेंटेशन ठीक बनाओ, आपको वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, किसी ज़माने में होता था सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका, तुर्की, ये आपने विजिट किए होते थे। फिर आप आगे आप सोच रहे होते थे शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। देखें, अभी वक्त के साथ सब सिनेरियो चेंज होता है। किसी एक भी एम्बेसी ने कहीं पे नहीं लिखा होता कि जी हमें इतनी इस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री ला के दो तो आपको वीज़ा मिलेगा। हम ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए बनाते हैं कि जी हम जेन्युइन टूरिस्ट शो हो जाए। नेक्स्ट अगर हम किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो ईजिली हमें वीज़ा मिल जाए, क्योंकि हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई करने की भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। बिजनेस वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, स्टडी परमिट होता है और एक दो और वीज़े होते हैं। लेकिन मोस्टली लोग टूरिस्ट वीज़ा की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि स्टडी वीज़ा उसकी भी एक एज होती है। स्टडी वीज़ा के लिए आप टोटल सिनेरियो डिफरेंट रहता है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ शेंजन जोन की, तो शेंजन में काफ़ी कंट्रीज़ ओपन हो गए हुए हैं। ग्रीस की बात कर लो, ग्रीस ने बेतहाशा वीज़ा दिया अभी की सिचुएशन में। मैं हमेशा कहता था ग्रीस वीज़ा नहीं देता। कोरोना से पहले इसकी रेशो बहुत बुरी थी ग्रीस की पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन अगर अभी मैं बात करूं, ग्रीस ने बहुत ज़्यादा वीज़ा दिया। 70-80% लोगों को वीज़ा मिले हैं ग्रीस के। अगर आपने अच्छी स्टेटमेंट शो की हुई है, अच्छा वीज़ा स्टेटस है आपका, अच्छी सैलरी है, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी लोगों को वीज़ा मिले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रेश पासपोर्ट है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन बात वही है कि वो फिर 50-50% चांस होता है। ट्रैवल हिस्ट्री की जहाँ तक बात रही, ट्रैवल हिस्ट्री से आप के वीज़ा लगने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, मैं बात करूं अगर इटली की, स्पेन की, उसके बाद फ्रांस भी आगे बहुत जल्द ओपन होने वाला है, माल्टा की, ग्रीस की,
डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, ये कंट्रीज ऑलरेडी नज्यूम हो गए हुए हैं। अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। अपॉइंटमेंट्स जिन भाइयों को नहीं मिलती है तो उसका मैं एक तरीका बता दूं, आपने क्या करना है, अबू धाबी की अपॉइंटमेंट उठा लेनी। जर्मनी भी ओपन है। जर्मनी के लिए पहले फाइजर की वैक्सीन रिक्वायर्ड की हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने, अगर आपके पास साइनोफॉर्म भी हो तो चलेगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे साइनोफॉर्म वैक्सीन में और फाइजर में कि अगर कौन सी लगवाएंगे, फाइजर या फिर दूसरी वैक्सीन लगेगी। लेकिन अभी उन्होंने साइनोफॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यूएई में रहने वाले मेजोरिटी लोगों को साइनोफॉर्म लगी है, जो चाइना की वैक्सीन है। तो ऐसे हजरात उन्होंने अपॉइंटमेंट अपनी ग्रीस में ले ली, उसके बाद माल्टा में भी अपॉइंटमेंट। जहां तक बात करता हूं तो स्पेन रिफ्यूजल की स्टैंप लगाता है पासपोर्ट पे, लेकिन उस मुकाबले में उसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। नो डाउट के पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है, लेकिन वीज़ा रेशो को भी देखना चाहिए। इटली नहीं स्टैंप लगाता, जर्मनी नहीं लगाता स्टैंप, इसी तरह ग्रीस नहीं लगाता। पहले जर्मनी भी लगाता था, ग्रीस भी लगाता था, उसके बाद ये इटली की बात करूँ, इटली भी लगाता था। इटली का जहाँ तक मसला है, इटली कंफर्म फ्लाइट मांगता है, कंफर्मेशन होनी चाहिए, फ़्लाइट का पे किया हो, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स में आता है। और उसके अलावा जहाँ तक माल्टा की वीज़ा रेशो, माल्टा की बहुत गंदी वीज़ा रेशो है। पता नहीं कौन लोग हैं जो कि माल्टा के वीज़े अप्लाई करवा रहे हैं और माल्टा की रिफ्यूज़ल लगवा रहे हैं। मैं हर बंदे को कहता हूँ माल्टा टूरिस्ट वीज़ा कभी मत अप्लाई करो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री शेंजन की है देन ही आप माल्टा के बारे में सोचो। अगर माल्टा की पहले आपने शेंजन में नहीं गए हो तो माल्टा का वीज़ा अप्लाई मत करें। तो बहुत सारे लोग हैं माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं, रिफ्यूज़ल लग रही हैं, और फिर आते हैं जी रिसेंटली 1 हफ्ता हो गया रिफ्यूज़ल लगी, आप बताएं क्या करें। तो ऐसे ज़रा जिनकी रिसेंटली रिफ्यूज़ल लगी है उनको चाहिए थोड़ा वेट करें, कम से कम 3 महीने तक। शेंजन में अप्लाई करने से पहले आपको अगेन थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले आपके पास चांस था उस वक्त आपने किया नहीं। और अभी अगर बात करूँ रिफ्यूज़ल लग चुकी है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। 3 महीने तक नहीं वेट हो पा रहा तो दोबारा रिफ्यूज़ल लग जाएगी। अपने सर्कमस्टांस चेंज करें। जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात है तो बैंक स्टेटमेंट दोस्तों वीज़ा लेना है 40 से ऊपर चाहिए। अब डिपेंड करता है हर कंट्री के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट। देखें, अगर आपने रशियन स्टेट्स में कर रहे हो 15-20 हज़ार दरम भी चलेगा, कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। अगर तो शेंजन है, शेंजन आपका पहले ट्रैवल है, शेंजन का 15-20 हज़ार दरम ओके है। अगर पहले नहीं है ट्रैवल या ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको 40,000 38,000 इतना बनाना पड़ेगा, 35,000 से ऊपर फिर ही सोच सकते हो। उससे पहले अगर आप करोगे तो मुश्किल है। और एक चीज़ बताता चलूँ दोस्तों, फ़ोन पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ। अब आधे घंटे की कॉल करके मैं इन्फॉर्मेशन देने लगूँ तो उसके बाद बात जो है ना वो सही कन्वे नहीं हो पाती, ना आप सही सुन पाते हो कि यार कैसे। फेस टू फेस अगर आते हो आप तो मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बेहतरीन ऑप्शन यही होती है, नंबर चल रहा है, ऑफिस का एड्रेस भी यार नंबर ले लेते हो, साथ में ऑफिस का एड्रेस भी तो देखो लिखा हुआ कहाँ पे, शरफ डीजी मेट्रो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन, अल्फा हीदी, जंबो बिल्डिंग 7th फ्लोर। आप डायरेक्टली ऑफिस में आ जाओ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा किस कंट्री क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्या अप्लाई करना है। फ़ोन पे दोस्तों किसी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में जाके नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।